नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे यूपी की, लेकिन यूपी की बात दिल्ली होते हुए होगी, क्योंकि संसद में जिस प्रकार से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और गरमाएगा। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिख रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है कि अब अखिलेश यादव थोड़े सॉफ्ट होते जा रहे हैं कांग्रेस के प्रति या राहुल गांधी के प्रति। क्योंकि आपको याद होगा, जब तमिलनाडु के नतीजे आए थे, तमिलनाडु विधानसभा के, तो उस वक्त अखिलेश यादव का जो एक ट्वीट आया था, वो नाम ना लेते हुए भी कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के युवराज के ऊपर यानी राहुल गांधी के ऊपर हमला था। लेकिन अब वो धीरे धीरे शायद वो पैचअप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव हर जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। अगर वो नहीं दिखाई देते हैं तो उनकी पत्नी दिखाई देती है, डिंपल यादव। अब इसी सब पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, क्या ये मुद्दा अभी से लेकर 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त तक ये गर्माता रहेगा, या ये मुद्दा आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जिस प्रकार से अभी ये मुद्दा उठाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो है आने वाले समय में कम होगा या और बढ़ेगा, और इसकी बढ़ोतरी इस रूप में होगी कि इसको आगे खींचकर 2027 तक ले जाया जाए? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे नेहरू जी पर कश्मीर को हम्म। लेकर दाग जो पड़ा, या चाइना के साथ युद्ध में 62 के युद्ध में जो हार हुई, और उससे हम्म। कभी नेहरू उबर नहीं पाए। और आज हम्म। भी जब कांग्रेस पर अटैक किया जाता है तो वो सारे मुद्दे वही उठाए हम्म। जाते हैं। हम्म। तो देखिए, राम मंदिर आंदोलन से करोड़ों हिंदुओं, कहें तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और बिल्कुल। आंख मूंद कर आरएसएस और बीएसपी और बीजेपी पर भरोसा किया। और ठीक हम्म। है, मुझे लगता है कि उसमें कोई साधु संत ने गलत कार्य नहीं किया है। गलत कार्य बिल्कुल। जो किया कुछ स्टाफ ने किया है, लेकिन आस्था पर हम्म। चोट तो हुई है। और हम्म। ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए एक डैमेजिंग इम्पैक्ट है। और जैसे हम्म। ये लोग, बीजेपी के लोग, नेहरू या गांधी परिवार की आलोचना हम्म। किया करते हैं उस समय की गलतियों के, कांग्रेस राज के दौरान की गलतियों को, उसी तरह आगे हम्म। आने वाले 50-60 साल, 100 साल तक ये जो विपक्ष है वो कहेगा, हम्म। आरएसएस पर टिप्पणी करेगा और बीजेपी पर टिप्पणी करेगा। एक तो ये है कि बीजेपी आरएसएस के लिए ये बहुत ही डैमेजिंग है। और हम्म। दूसरी बात देखिए, जो लोगों की आस्था पर चोट पड़ी उसका असर हम्म। दिख तो गया, हम्म। दतिया में दिख गया, बांकीपुर में दिख गया। और जो वोटर्स थे ये बोल रहे थे, वो छुपा नहीं रहे हम्म। थे अपनी भावनाएं। और आरएसएस के बिल्कुल। जो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स थे या स्वयंसेवक थे, हम्म। उन्होंने भी माना कि ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है, हुआ है। हम्म। नहीं तो, तो लेकिन देखिए जिस प्रकार से अभी अभी ये मुद्दा उठ रहा है और अखिलेश यादव इसमें बहुत सक्रिय रूप से शरीक हो रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा यूपी में? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो खबर दिखाई थी इससे पहले कि कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें मांग रही है, तो वो तो खैर किसी भी स्थिति में देने लायक है नहीं। लेकिन क्या कम सीट पर भी 50, 60 या 70 या 100 से कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी मान जाएगी और गठबंधन हो जाएगा क्या? देखिए, विपक्षी दलों में जो गठबंधन होता है वो हम्म। नॉमिनेशन के लास्ट डेट के दिन तक चलता है। वो हम्म। सीटों पर पहले तो लड़ाई होती है कि इन सीटों पर, किन सीटों पर कौन लड़ेगा। फिर दूसरी होती हम्म। है कि जो सीट मिलती है जिसको, वो उनको रास नहीं आती है, कहते हैं विनिंग सीट नहीं है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है हमारा। और हम्म। जहां, कहने की बात स्पष्ट है, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा होगा वहां उन विधानसभाओं के लिए लड़ाई होगी सपा और कांग्रेस में।
ये वाली सीट तो हमें ही चाहिए। तो ये सब चलता रहेगा। अलायंस अभी मुझे लगता है अभी तो ठीक है। और राहुल के साथ ज्यादा अखिलेश इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो बिखरा हुआ था उसको एक साथ लाने में राहुल गांधी सफल हुए हैं। दूसरी बात है, राहुल गांधी को मौके भी खूब उपलब्ध कराया है बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, खुल के बैटिंग करने के लिए। हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि राहुल को स्पेस मिलता रहे विपक्ष में। तो जो अपोजिशन का स्पेस है ममता बनर्जी के हार के बाद और टीएमसी के भस्मीभूत होने के बाद, मूलतः विपक्ष का स्पेस जो है राहुल गांधी के पास आ गया है। और अखिलेश को भी पता है कि खास करके अमंग द मुस्लिम्स राहुल गांधी की लोकप्रियता वैसे ही हो गई है जैसे कभी कांग्रेस को पहले बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे के डिमोलिशन से पहले जो था, वो स्थिति को राहुल गांधी ने प्राप्त कर लिया है। आप राहुल गांधी के पक्ष में अगर आप देखेंगे 100 कमेंट तो उसमें 80 जो है अल्पसंख्यक समुदाय का होता है। इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी नागरिक अपनी बात कहे। तो क्या ये सेटिंग संजीव जी हुई है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से ये कहा, पीडीए में पीडी का मतलब पंडित को बताया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने ये सोचा कि चलो कम से कम अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के बहाने भी, और जो समाजवादी पार्टी का भी कोर वोटर है तो उस बहाने तो वो आ ही जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इधर जो पीडी यानी पंडित जो नाराज हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से, या जो यूजीसी एक्ट को लेकर जो नाराजगी है उसको अपने ऊपर अपने पास लाया जाए, उसको कैश किया जाए, और इसके लिए पीडी का मतलब पंडित उन्होंने बता दिया। देखिए, मुस्लिम वोट के वोटिंग, मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं उनके वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल कल्चर के बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उनका वन मोटो है कि बीजेपी को डिफीट करना। और उस पोजीशन में अगर बांकीपुर में जनसुराज आ जाएंगे तो प्रशांत किशोर को वोट मिल जाएगा। अगर किसी पोजीशन में कांग्रेस आ जाएगी तो उनको मुस्लिम वोट देंगे। किसी उस पोजीशन में अगर रीजनल पार्टी के कैंडिडेट आएंगे तो मुस्लिम उसको वोट करेंगे। यानी मेरा ये कहने का मतलब ये कि अगर कांग्रेस ने अति उत्साह में यूपी में अलायंस नहीं किया अखिलेश के साथ तो भी मुस्लिम वोट सिंपैथी रखेगी राहुल गांधी के साथ, लेकिन वोट देगी अखिलेश को क्योंकि अखिलेश ही अभी बीजेपी को डिफीट कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में अगर राहुल गांधी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास हो रहा है, तो वो एक मौका चूक जाएंगे। क्योंकि अगर वो 50 चलिए 60-65 सीट उनको मिलती है अगर यूपी में, तो वो जीत सकते हैं, एक अच्छी खासी संख्या में सीट जीत सकते हैं और अपनी उपस्थिति बढ़ा सकते हैं। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका वोट जो है वो यूपी में अखिलेश यादव के साथ ही जाएगा। अब इसमें एक काट ये हो रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कुछ पॉकेट में आकर फील्डिंग अभी से सजाने लगे हैं। और अगर वो, चूंकि वो बिहार में भी देखने को मिला था कि असदुद्दीन ओवैसी वाला फैक्टर काम किया, अगर वो फैक्टर यहां भी काम करता है तो क्या वो नुकसान होगा? और अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उनके गठबंधन में आए, तो क्या वो उस नुकसान की भरपाई उनको लग रहा है कहीं और से हो जाएगी और पंडित वाले वोट बैंक से उसकी भरपाई हो सकती है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। बिहार में अगर उनको सफलता मिली ओवैसी को तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात, वो एक खास पॉकेट में उनको सफलता मिली, कुछ किशनगंज में, कुछ इधर पूर्णिया वाले इलाके में, और कुछ सीतामढ़ी साइड जो कुछ है वहां पे उनकी उपस्थिति दर्ज हुई। जीते केवल उन्हीं सीटों पर जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति यूपी में भी 10 से 15 सीटों से ज्यादा नहीं होगी। तो और अगर अखिलेश अगर ओवैसी को अपने साथ ले लेते हैं तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। क्योंकि ओवैसी जो हैं जब कैंपेन करेंगे तो वो शुरुआत तो सोशियो इकोनॉमिक डिप्रावेशन से करते हैं मुस्लिम समाज में, फिर धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आ जाते हैं, जो भी उनका है, ठीक है। तो उससे पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन इधर हो जाएगा। इसलिए अखिलेश को अगर 7-8-10 सीटों का नुकसान भी होगा, जैसे तेजस्वी ने नुकसान भी सह लिया, लेकिन
ओवैसी के साथ नहीं। उसी तरह अखिलेश भी कुछ नुकसान सह लेंगे सीटों का, हम्म लेकिन ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर जो काउंटर पोलराइजेशन होगा, फिर जो बहुसंख्यक वोटर हैं उनके मन में कोई डाउट ही नहीं बचेगा, और बाकी वो नहीं, यूथ। और एक वजह और भी तो हो सकता है संजीवी, कि अखिलेश यादव को ये लगेगा कि अगर ओवैसी यहां आकर के अपनी पैठ बना लेते हैं, और वो अगर मान लिया जाए 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 10-12 सीट पूरे कॉम्बिनेशन के तहत अगर वो जीत जाते हैं, फर्ज कीजिए कि अगर वो जीत जाते हैं, तो फिर मुस्लिम वोट बैंक पर उनका एक प्रकार से अधिकार होगा, और फिर वो आने वाले समय में ज्यादा सीट भी मांगेंगे और मुस्लिम वोटों को अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। तो ऐसे में ये नुकसान तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होगा, इसका नुकसान। नहीं, देखिए कोई भी कम्युनिटी अगर वोट बैंक केवल बन के रह जाती है, चाहे कोई भी कम्युनिटी, तो फिर उनकी हम्म रिलीवेंसी या प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। देखिए हम्म बंगाल के जो नतीजे आए और 2/3 मेजोरिटी ज्यादा बीजेपी को आए, वहां तो 35% मुस्लिम थे। वहां कोई हम्म कॉम्बिनेशन क्यों नहीं काम किया? बात मुस्लिम नहीं जिता सकते हैं किसी को भारत में, एक कश्मीर घाटी छोड़कर, कुछ लक्षद्वीप के हम्म इलाके को छोड़कर, जैसे कुछ किशनगंज के इलाके हैं या मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब जगहों को छोड़कर मुस्लिम अपने दम पर कहां जिता सकता है विधायक और सांसद? तो उनको हम्म बहुसंख्यक का वोट चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है तो बहुसंख्यक वाला वोट चाहिए। मुस्लिम वाला वोट तो हर बार पड़ता ही है, पड़ता है उनको, वो तो मिल ही अच्छा, जाता है उनको। एक आखिरी सवाल, कि योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन आने वाले समय में जब ये चंदा चोरी वाला मुद्दा आगे बढ़ेगा, तो उसको वो किस रूप में मतलब खत्म करेंगे? क्योंकि ये स्थिति बन रही है कि अगर इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाता है, तो जो खास करके अपर कास्ट हैं, वो इससे और भी ज्यादा अपने आप को जुड़ाव उनका उस प्रति है, यानी राम के प्रति जो जुड़ाव है वो ज्यादा है। तो ऐसे में क्या वो वोट बैंक को कैसे साधेंगे योगी आदित्यनाथ, अगर वो छिटक जाता है तो? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक, जो राम मंदिर का अपना जो भी फंड है या डोनेशन है, उसमें एक पैसे का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। बहुत सारे आरोप लगे कि सोने का रामायण गायब हो गया, चांदी का कागभूषुंडी गायब हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। वो हम्म सारी चीजें मंदिर समिति ने स्पष्टता दिखा दी है लोगों को। पहली बात हम्म ये। दूसरी बात, बीजेपी या योगी जी को ये चाहिए कि जो स्टाफ ने गड़बड़ी किया, यानी जो दान पेटी में जो पैसा आ रहा है उसमें हम्म जो गड़बड़ी किया, वो सब तो अरेस्ट हो चुके हैं। तो हम्म इसमें देखिए, अगर सरकार इसको दबाना चाहती इस मामले को, तो आराम से दबा सकती थी। तो मुझे लगता है हम्म बीजेपी के जो भी प्रवक्तागण बैठते हैं, उनको दो तीन चीजें स्पष्ट करनी चाहिए जनता के बीच में। कि पहली बात, हम्म जिन्होंने अगर सरकार की मंशा दबाने की होती गड़बड़ी, तो ये मामला सामने आता ही नहीं, डिनाई करती हम्म रहती सरकार, चाहे कुछ हो जाता। दूसरी बात, हम्म जिन्होंने डायरेक्ट गड़बड़ी की, चंदा चोरी की, वो सब जेल में है। हम्म राम मंदिर का अपना डोनेशन का या जो भौतिक दान किया गया, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब, वो सब सुरक्षित है। तो इसमें हम्म कोई इतनी बड़ा कोई वो मामला नहीं है। बस ये है कि बीजेपी वाले इस बात पर बैकफुट पर आ गए हैं, और हम्म मुझे लगता है कि हैं उनके पास दमदार प्रवक्ता बहुत, लेकिन वो बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं कि दान पेटी की चोरी किसी हम्म साधु संत ने नहीं की है, किसी मंदिर के हम्म पुजारी ने नहीं की है। दान पेटी से पैसे ले जाने के लिए और लाने के लिए स्टाफ होते हैं, उस स्टाफ ने चोरी की। बिल्कुल। जैसे बताऊं कि किसी बैंक में अगर कोई कैशियर चोरी कर ले, तो उसके लिए जीएम दोषी नहीं हो सकता उस बैंक का। हम्म वो बिल्कुल बाइफरकेशन सही। करना चाहिए बीजेपी को। अब आइए योगी जी के बारे में। देखिए, जो हम्म यूजीसी मूवमेंट भी चला है और जो सोशल मीडिया पर भी उसको चला रहे हैं, वो शुरू से ये कह रहे हैं कि योगी जी तुमसे वैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो मुझे हम्म लगता है कि यूपी में अगर योगी जी चेहरा होंगे, तो यूजीसी हम्म वाला मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, खास करके सामान्य जाति के, उनका ये हम्म मानना है कि योगी जी जो हैं वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं गुजराती लॉबी को, और उन्हीं को कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर योगी जी आगे रहे,
योगी जी हम्म। चेहरा रहे बीजेपी के, तो फिर यूजीसी वाला मूवमेंट वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि इनका मानना है कि योगी जी का ही पत्ता साफ करने के लिए यूजीसी लाया गया था बीजेपी के द्वारा। चलिए, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।